आज संसद में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए। एक वक्फ संशोधन बिल जिस पर जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की गई और नया इनकम टैक्स बिल भी आज पेश कर दिया गया। इस पर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट का खुलकर विरोध किया गया, जबकि जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के कई सांसद खुद सदस्य थे। वक्फ में संशोधन की डिमांड लंबे समय से हो रही है। वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने के लिए उसमें संशोधन किए गए, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद बिल जेपीसी में गया। अब जेपीसी की रिपोर्ट आई तो उस पर भी हंगामा कर रहे हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष के नेता हंगामा करते रहे और खुद को ही एक्सपोज करते रहे, क्योंकि इसी बीच मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने वाला इनकम टैक्स बिल भी पेश कर दिया। यानी विपक्ष अपनी, आप एक तरीके से कहिए कि एक वर्ग विशेष की जो पॉलिटिक्स है उसी में फंसा रहा, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में फंसा रहा और मोदी सरकार अपना काम करती रही। आज संसद में वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट पर किस तरह से हंगामा हुआ, उसका ट्रेलर देखिए, फिर पूरी डिटेल बताता हूं। संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आज संसद में पेश हो गई। लोकसभा में जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की तो राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। लेकिन पहले से ही वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुटी कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने दोनों सदन में जेपीसी रिपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। जेपीसी रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने से पहले ही विपक्ष के नेता बवाल मचाने में जुट गए कि फाइनल रिपोर्ट से उनके डिसेंट नोट यानी आपत्तियों को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष के इन आरोपों का सच भी सरकार ने बताया। विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने क्या कहा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले सुनिए कि किस तरह राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को ही फर्जी बता दिया। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है। तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। लोकसभा में राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी रिपोर्ट पर आज लगातार हंगामा हुआ। कभी विपक्ष ने वॉकआउट किया, कभी हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस सब के बीच दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। जैसे विपक्ष ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष के इस आरोप को सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का मकसद सारी जमीनों को हथियाना है, जिस पर सरकार ने कहा कि विपक्ष संसद और देश को गुमराह कर रहा है। विपक्ष ने दावा किया कि वो देश के सारे धर्मों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिस पर सरकार ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड की मनमानी और नहीं चलने देगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जेपीसी रिपोर्ट से उनकी बातों को हटा दिया गया है, जिस पर सरकार ने साफ किया कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं हटाया गया। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष को यह ऑफर भी दिया कि अगर वो जेपीसी रिपोर्ट में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बीजेपी उसका विरोध नहीं करेगी। सुनिए वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर लोकसभा में अमित शाह और राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने क्या जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है,
इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. हालांकि सरकार की सफाई का विपक्ष पर कोई असर पड़ा नहीं। संसद में हंगामे के बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और गौरव गोगोई और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए वक्त मांगा और पहुंच गए। विपक्ष के नेताओं ने शिकायत की कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी आपत्तियों को जगह नहीं दी गई है। जेपीसी रिपोर्ट पर इन लोगों को सुनिए, इसके बाद वक्फ बिल पर बवाल की असल वजह बताऊंगा। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं। कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वॉयलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। पूरे देश में चर्चा है कि वक्फ के नाम पर कितनों की जमीन जो है वो हड़प ली जा रही है या उस पर दावा ठोक दिया जा रहा है। लेकिन इन नेताओं को अपनी सियासी जमीन की चिंता है कि कहीं मुस्लिम वोट चला गया तो उसका क्या हो, और इसलिए विरोध हो रहा है। जो इंडी गठबंधन आज जेपीसी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है, उसी ने पहले वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी भेजने की मांग उठाई। विपक्ष की इस मांग को सरकार ने माना, वक्फ संशोधन बिल के विरोध को देखते हुए जेपीसी में भेजा। इंडी गठबंधन को उम्मीद थी कि जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल को भेजकर मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। लेकिन आप देखिए कि जेपीसी में 16-11 के बहुमत से वक्फ बिल में संशोधन पास हुए। सरकार के सभी 14 संशोधन स्वीकार हुए, विपक्ष के 44 संशोधन गिर गए। ऐसे में इंडी गठबंधन को वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट में मोदी सरकार की जीत नजर आ रही। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि अगर जेपीसी रिपोर्ट को संसद में मंजूर कर लिया गया तो वक्फ संशोधन बिल के पास होने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर जिन मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, उनको जाके क्या मुंह दिखाएंगे? वो पूछेंगे कि भाई तुमने रोका कैसे नहीं, तो हंगामा तो करना पड़ेगा। इसलिए इंडी गठबंधन ने वक्फ संशोधन बिल पर आई जेपीसी रिपोर्ट को खारिज करने में पूरा जोर लगा दिया, जिस पर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। जेपीसी की रिपोर्ट पर विपक्ष के वॉकआउट पर सवाल उठाए। एक बार जेपी नड्डा को भी सुनिए, फिर इस बिल में क्या बदलाव हुआ है वो बताता हूं। तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। जेपीसी में वक्फ बिल पर जो संशोधन स्वीकार हुए, उसके बाद वक्फ बिल में कई चेंजेस आएंगे। जैसे कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताता हूं।
वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के सेक्शन 40 के मुताबिक रीजन टू बिलीव में अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। लेकिन नए प्रस्तावित बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो अगर इतने सबूत हैं कि यह वक्फ की संपत्ति है तो इन कोर्ट में जाने में दिक्कत क्या है बॉस? पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, उसे चुनौती तक नहीं दे सकते थे। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस देश में आप और हम किसी जमीन पर दावा ठोकते हैं तो केस पे केस लड़ना पड़ता है, कोर्ट से कोर्ट जाना पड़ता है। वक्फ का था कि ट्रिब्यूनल ने कह दिया तो कोई उस पर अब सुनवाई नहीं होगी, हो गया फैसला, इसको बदला गया। पुराने कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो अपने आप वक्फ संपत्ति हो जाती है। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक जब तक कोई वक्फ को जमीन दान नहीं करता तब तक वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री होगी। और आप सोचिए, ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों को विपक्ष रोकना चाहता है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर हुए हंगामे के बीच आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल भी आ गया और इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया, जो 60 साल पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। नया इनकम टैक्स बिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने वाला है। इसके आने से टैक्स पेयर्स को आसानी हो। 1961 के टैक्स कानून में कुल 5 लाख शब्द थे। नए बिल में शब्दों को घटाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। यानी नए बिल में सारे कानून और नियम टू द पॉइंट तरीके से बताए गए हैं ताकि आम लोगों को नियम कानून समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद न लेनी पड़े, वो खुद पढ़कर समझ सके। नए बिल में कठिन शब्दों को सरल शब्दों से रिप्लेस किया गया है। उदाहरण के तौर पर पुराने कानून में कई जगह नॉट विद स्टैंडिंग जैसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता था, जिसे अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जैसे प्रचलित शब्दों से बदल दिया गया है। मौजूदा कानून में धाराओं की संख्या 819 थी। नए बिल में सिर्फ 536 धाराएं, यानी नए बिल से मौजूदा कानून की गैर जरूरी धाराओं को खत्म कर दिया गया, जिनका अब कोई काम भी नहीं था। पुराने इनकम टैक्स कानून में कुल 880 पन्ने थे। नए बिल में 622 पन्ने हैं। नए बिल में ज्यादातर सब सेक्शन खत्म कर दिए गए। नए टैक्स बिल में सैलरी और भत्तों से जुड़े सभी नियम एक साथ रखे गए हैं ताकि टैक्स पेयर्स को इसे समझने में आसानी हो। नए बिल में टीडीएस से जुड़े प्रावधानों को आसान टेबल फॉर्मेट में बताया गया है और इन प्रावधानों को आसानी से समझने लायक बनाने के लिए उदाहरण भी दिए गए। यानी नए टैक्स बिल का मेन मकसद इनकम टैक्स कानून की भाषा को सरल और आसान बनाना है ताकि आम टैक्स पेयर्स को इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। लोग इनकम टैक्स की धाराओं में फंस के न रह जाएं, बल्कि अपना पूरा ध्यान बिजनेस बढ़ाने पर लगाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, उसमें मदद मिले। नए बिल को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। यानी संसद में एक हंगामा आज जो हुआ, 2 हंगामे हुए, उसके बारे में आपको बताया। आज पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नए दफ्तर केशव कुंज की बड़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में बनी आरएसएस की इस नई इमारत की तस्वीरों को देखकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले लोगों के बैठने के लिए कोई तो अच्छी जगह तैयार हुई आखिरकार। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के कुछ लोग इस इमारत को देखकर इतने जल भुन रहे हैं कि इसे शीश महल का नाम देकर कोस रहे हैं, जबकि यह इमारत पूरी तरह स्वयंसेवकों और आम लोगों ने जो पैसा दान किया उससे तैयार हुई। इसमें किसी तरह के टैक्स पेयर या सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस इमारत के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता पिछले कई सालों से देश भर में घूम घूम कर दान इकट्ठा कर रहे थे। अब जाकर 8 साल के बाद यह भव्य इमारत तैयार हुई, लेकिन कांग्रेस के नेता इस इमारत को शीश महल का नाम देकर इसे बदनाम करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस की ही क्लास लगा रहे हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आरएसएस के नए दफ्तर की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, फिर इसके फैक्ट्स बताता हूं। दिल्ली में आरएसएस के नए दफ्तर को शीश महल का नाम देकर कांग्रेस ने एक नई मुसीबत मोल ली। आगे बढ़ने से पहले आपको इस इमारत के बारे में बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिल्ली के झंडेवालान में तैयार आरएसएस के नए दफ्तर को पुराने दफ्तर को तोड़कर तैयार किया गया। यहां आरएसएस 1962 से काम कर रहा है।
नए दफ्तर का काम 2018 में शुरू हुआ था, जो 8 साल बाद पूरा हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह दफ्तर करीब 4.25 एकड़ के एरिया में फैला है। 12 मंजिला इस इमारत में 3 टावर बनाए गए हैं, जिनका नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखा गया। इसमें कुल मिलाकर 300 कमरे, ऑफिस और 3 ऑडिटोरियम है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के लिए एक लाइब्रेरी और कैंटीन भी बनाई गई है। आरएसएस के इस कार्यालय केशव कुंज को फिर से बनाने पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह खर्च हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले 75,000 से ज्यादा लोगों और स्वयं सेवकों से इकट्ठा किया गया था। यानी जो लोग कह रहे हैं कि यह शीश महल है, बहुत शीश महल टैक्स पेयर के पैसे से बना था। आरएसएस का दफ्तर स्वयं सेवकों के पैसे से बना है, उनकी मेहनत के पैसे से बना है, आपके हमारे टैक्स के पैसे से नहीं बना है बॉस। इसलिए शीश महल नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि 19 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबोले इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली इकाई के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस जैसे इतने बड़े संगठन के पास अपने 200-300 कार्यकर्ताओं से एक संवाद करने के लिए दिल्ली में कोई अपनी ढंग की जगह तक नहीं थी। इसके लिए कई बार खुले मैदान या किराए पर ऑडिटोरियम लेना पड़ता था, लेकिन अब इस इमारत में बने ऑडिटोरियम में 600 से ज्यादा लोगों को एक साथ बैठाकर कार्यक्रम हो सकता है। इस भव्य ऑडिटोरियम को विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के नाम पर बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 2 और ऑडिटोरियम है, जिसमें 400 लोगों के बैठने की सुविधा है। इस इमारत में आरएसएस ने एक हेल्थ क्लिनिक भी तैयार करवाया है, ताकि आसपास के इलाके में रहने वाले गरीब तबके के लोगों का इलाज करवाया जा सके। इस इमारत की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि इसमें बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है, ताकि इमारत के पानी का फिर से इस्तेमाल किया जा सके और पानी की बर्बादी को कम किया जा सके। इस इमारत को मॉडर्न और पुराने परंपरागत दोनों ही तरीके का लुक दिया गया है। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का स्वयंसेवक बनना बहुत निष्ठा, मेहनत और समर्पण का काम है। इसके लिए बहुत कष्ट और संघर्ष को झेलना पड़ता है। राष्ट्र निर्माण को लेकर आरएसएस के लोगों में एक अलग तरह की जिद और जुनून हावी रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस के शुरुआती स्वयंसेवकों को आज भी मोबाइल फोन नहीं दिया जाता, ताकि वो लोगों के घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकें। ये लोग अपने पैसे खर्च करके संगठन का काम करने के लिए ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां सड़कें नहीं है, कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। ठहरने के लिए ये लोग किसी धर्मशाला और किसी परिचित के घर में शरण लेते हैं। इसके बाद जब कभी इन्हें संगठन के किसी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली जैसे शहर में बुलाया जाता है, तो यहां भी इनके ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। अब जब यहां एक इमारत बनाई गई, तो कांग्रेस के नेता इसको शीश महल का नाम दे रहे हैं। जो लोग ये नहीं जानते कि पिछले 100 साल में आरएसएस ने किस तरह के कष्ट और संघर्ष को झेला है और तब जाकर इतना बड़ा संगठन बना है, उन्हें यह जानना चाहिए। 100 साल पहले आरएसएस ने किस तरह एक कमरे में अपना दफ्तर शुरू किया था और कई सालों तक खुले मैदान में मीटिंग करते रहे, आपको शायद पता नहीं। दरअसल 1921 में खिलाफत आंदोलन के दौरान कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच से नाराज होकर डॉक्टर हेडगेवार ने एक नया संगठन बनाने की तैयारी शुरू की। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन हेडगेवार ने नागपुर में एक बैठक बुलाई। हेडगेवार के घर शुक्रवारी में 5 लोगों की बैठक हुई, जिसमें संघ को शुरू करने का ऐलान हुआ। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी आरएसएस। शुरुआत में हफ्ते में 2 दिन बैठक और शाखा लगाई जाती थी। बाद में नियमित रूप से शाखा लगाने के लिए नागपुर के मोहिते का बड़ा मैदान चुना गया। यहीं पर 18 मई 1926 से संघ की नियमित बैठक और शाखा की शुरुआत हुई। लेकिन हेडगेवार को जंगल सत्याग्रह में शामिल होने के बाद 9 महीने जेल में रहना पड़ा। इस दौरान मोहिते का बाड़ा के मालिक साहूकार गुलाब ने संघ की शाखा लगाने से मना कर दिया। इसके बाद भोसले संस्थान के हाथी खाना में संघ की बैठकें और शाखा लगने लगी। बाद में यह जगह भी छोड़नी पड़ी और महाराज भोसले के तुलसी बाग में संघ की शाखा लगने लगी। इसी बीच 1941 में साहूकार गुलाबराव कर्ज में फंस गए और 30 जून 1941 को माधवराव सदाशिव के नाम से पूरा मोहिते का बाड़ा ही खरीद लिया गया। इसके बाद आरएसएस के प्रचारक नागपुर से बाहर निकलकर दूसरे शहरों में पहुंचने लगे और अपनी सुविधा के हिसाब से कभी किसी परिचित के घर के आंगन में, कभी किसी की छत पर, कभी खुले मैदानों में बैठकें करने लगे। यह सिलसिला सालों चला। महाराष्ट्र से बाहर संघ की पहली शाखा 1930 में वाराणसी में लगी। स्वयंसेवक बनने के लिए बहुत कठिन नियमों की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। जैसे आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं यानी स्वयंसेवकों के लिए 3 तरह के ट्रेनिंग कैंप आयोजित करता है। ये कैंप 1 दिन से लेकर महीने भर तक के हो सकते हैं।
ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने वाले स्वयंसेवक अपने साथ कपड़े, बर्तन और चटाई चादर लेकर आते हैं। एक शिविर के लिए हर स्वयंसेवक से 100 से 200 रुपए तक की फीस ली जाती है। संघ के ट्रेनिंग कैंप में मोबाइल ले जाना मना होता है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान स्वयंसेवक अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहते हैं। इसके बाद संघ का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग इलाकों में इन्हें भेजा जाता है। इस दौरान स्वयंसेवक को अपनी जेब से खर्चा करके जाना होता है। कई बार पैसा बचाने के लिए स्वयंसेवक पैदल यात्रा भी करते हैं। इसके अलावा अपने स्तर पर खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि स्वयंसेवकों को भूखे पेट काम करना पड़ा। इससे जुड़ा एक मशहूर किस्सा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। 1939 में आरएसएस से जुड़ने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचार में जुट गए। इस दौरान वाजपेयी की मुलाकात गोरखपुर में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक नानाजी देशमुख से हुई। उस समय वाजपेयी ने अपने पैरों में फटी चप्पल पहनी हुई थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि नई चप्पल खरीद सके, इसलिए नानाजी देशमुख ने उन्हें नई चप्पल खरीदने के लिए पैसे दिए। अगले दिन नानाजी ने देखा कि अटल जी की वही पुरानी चप्पल उन्होंने वही पहनी हुई है। जब इसका कारण पूछा तो अटल जी ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से भूखे थे, इसलिए उन पैसों से खाना खा लिया, चप्पल नहीं जुड़वा पाए। ये होता है एक स्वयंसेवक का जीवन।